मेरे पिताजी को मैंने देखा कि वो साईं बाबा के आगे की कुछ सीढ़ियों पे जाकर के बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पे एक हल्की सी उदासी थी। उन्होंने बोला कि यार तू नौकरी छोड़ दे, मैं चाहता हूं कि तू सिविल सेवा परीक्षा दे। जो मैं अपनी जवानी में ना कर सका वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। अल्टीमेटली आप बताओ कि 6th अटेम्प्ट में क्या हुआ? डब्बा को 0, बिल्कुल 0। जब रात में बिस्तर पे जाता था, मेरे वो 8 साल जिसमें हर एक साल मुझे फेलियर मिला, वो मेरे सामने खड़े रहते थे, मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे तू यूपीएससी क्लियर करेगा, तू अफसर बनेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वैभव विशाल है और आज आपके समक्ष मैं आया हूं नालंदा बिहार की पावन ज्ञान की भूमि से। आज मैं आपके समक्ष ये बात करने आया हूं कि सिविल सेवा परीक्षा जो भारत की एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, उसमें बच्चों के स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। बट शायद आप इस बात से राब्ता नहीं करते होंगे कि कोई इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, कैसे कोई इंसान 8 बार फेल कर सकता है एंड उसके बाद भी आपके समक्ष आकर के डंके की चोट पे ये कह सकता है कि मैं आज ऑल इंडिया रैंक 819 हूं। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी मंजिल थी जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा एंड इस संघर्ष में मेरे 2 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मेरे माता एंड पिता रहे। उनकी बात में भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा करने का ये जुनून, एग्जामिनेशन क्लियर करने का जो जुनून और जज्बा, ये कहां से आया, ये क्यों आया? 2016 में मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, मेरे पास 2 प्रेस्टिजियस नौकरियां थी। एक थी जेपी मॉर्गन जो मुझे बॉम्बे बुला रही थी और एक थी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जो मुझे चेन्नई की तरफ बुला रही थी। मैं मेरे माता पिता के साथ हाईवे से शिरडी के लिए रवाना हुआ था एंड हमारी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी कि आगे करना क्या है, क्या मुंबई जाना है, क्या चेन्नई जाना है, या फिर कोई तीसरी मंजिल तलाशनी है। शिरडी के रास्ते में जाते हुए डिस्कशंस काफी चली। वहां पहुंचने के बाद मंदिर में दर्शन भी हो गए। मेरे पिताजी को मैंने देखा कि वो साईं बाबा के आगे की कुछ सीढ़ियों पे जाकर के बैठे हुए हैं। थोड़े से उनके चेहरे पे एक हल्की सी उदासी थी। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ? उन्होंने कहा, यार तुमसे एक बात करनी थी। और मेरे और पिताजी का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मित्रता का भाव है, हमेशा एक दायरा रहा है। मैंने बोला, हाँ बताइए क्या हो गया, आप थोड़े से उदास लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार तू नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देख, मेरा एक सपना है जो मैं नहीं जी सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जी। मैं चाहता हूं कि तू सिविल सेवा परीक्षा दे। जो मैं अपनी जवानी में ना कर सका वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। जो चीज मैं प्राप्त नहीं कर सका वो तू करेगा। उनकी जो आंखों की जो चमक थी वो मेरे दिल में घर कर गई। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे पैकेजेस लगे थे, एक प्राइवेट कॉलेज से होने के बावजूद मुझे 10-11 लाख के रुपए के पैकेज लगे हुए थे, जो कि 2016 के हिसाब से काफी ज्यादा थे। अब यहां एक असमंजस की स्थिति, जहां या तो मैं पिता के ख्वाब पूरे करूं या फिर अपने सपनों की तरफ जाऊं। और पापा के ख्वाबों को पूरा करने के लिए 10-11 लाख का पैकेज तो बहुत मामूली बात है, मैं तो 11-12 करोड़ के भी पैकेज को छोड़ देता, क्योंकि उन्होंने जीवन में मुझसे एक ही चीज मांगी कि अगर तू मुझे कोई गिफ्ट देना चाहता है तो मुझे यूपीएससी में अपना नाम दे दे। और मैंने उसके लिए, उस नाम को प्राप्त करने के लिए अपने 9 साल लगा दिए। तो जर्नी की शुरुआत होती है 2016 में। अब यहां पे हमें पता है कि यूपीएससी का जो मक्का मदीना, काशी, मथुरा, जो भी आप कह लीजिए, वो है दिल्ली और खास करके ओल्ड राजेंद्र नगर। इसको छोड़ करके मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे जो तैयारी करनी है वो मैं अपने माता पिता के पास रह करके करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में एंड माता पिता के पास रहने से एक जिंदगी में एक डिसिप्लिन जरूर आता है। तो मैंने उसी की तरफ ध्यान दिया एंड मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं अपनी सारी तैयारी जो भी करूंगा पटना से करूंगा, नालंदा से करूंगा, लेकिन करूंगा तो माँ बाप के पास ही रह के करूंगा। इस तरह से मैंने 2016 में इस प्रक्रिया की शुरुआत की। 2017 में जाकर के मैंने अपना फर्स्ट मेंस लिखा। एक 21 साल का लड़का, 20-21 साल का लड़का, जो अभी अभी दो महंगे पैकेजेस छोड़ करके आया है,
वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, तो उसके अंदर एक भाव आता है कि अरे यार, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, कि मैं तो 21 साल की उम्र में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। बहुत सारे लोग तो बहुत समय, लंबे समय तक रहते हैं फिर भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। शायद ये जो स्टेटमेंट मेरे जहन में आया, इसने मेरे को 8 साल या 7 साल कॉस्ट किए। इस स्टेटमेंट की वजह से शायद उस समय अगर मैं मेंस मुश्किल से 10-12 नंबर और आ गए होते 2017, तो मैं उसी समय लिस्ट में होता। लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी। वो मुझे कोई मार्गदर्शन देना चाहते थे, कोई लेसन देना चाहते थे, कोई सीख देना चाहते थे, जिस वजह से मेरी जर्नी थोड़ी सी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई। 2017 में जब मैंने पहला मुकाबला लड़ा एंड नुकसान मुझे हुआ कि हाँ भाई 740-45 नंबर पे मैं अटक गया, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट तो है ही, दे देंगे। जब सेकंड अटेम्प्ट आया तो प्रीलिम्स में ही 0.33 नंबर से मैं अटक गया। अब यहां लगा मुझे झटका, अरे यार, प्रीलिम्स में अटक गया, ये कैसे हो गया? सेम थिंग रिपीट्स होती है आपकी थर्ड टाइम में भी, एक नंबर से रह गया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं था यार, मैं तो पढ़ने में ठीक हूं, एवरेज ही हूं बट ठीक हूं। चौथे अटेम्प्ट में मैंने प्री इतना ज्यादा पढ़ लिया, क्योंकि 2 साल से हो नहीं रहा था, कि प्री तो क्लियर हो गया एंड दिस वाज कोविड ईयर, काफी टाइम मिला हमें, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा प्री पढ़ लिया। तो फिर मेंस में जो है नंबर कम आ गए। जब आप मल्टीपल फेलियर से गुजरते हो तो आप अपने आप में सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, एंड यहां मेरे साथ भी वही हुआ। जब चौथे और पांचवें अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, तो अपने आप पे मैंने संदेह करना स्टार्ट कर दिया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरा हो क्यों नहीं रहा है। एंड अल्टीमेटली जो मेरी फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ती जा रही थी, इसका गुबार फूटा किस पे? पापा पे। हमारे विवाद बढ़ने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगे घर में। उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। मैं उनको हमेशा ऐसा मतलब ब्लेम करने लग गया कि आप प्राइवेट सेक्टर से मुझे निकाल करके लेकर के आए, मुझे क्या पता था कि 4 साल लग जाएँगे, 5 साल लग जाएँगे। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, घर से बहुत सारे फ्रेंड्स जो है, मेरे कोई फ्रेंड्स रहे नहीं, क्योंकि जो वहाँ पटना में और बिहार शरीफ में थे, नालंदा में, वो सारे बाहर जा चुके थे। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स थे, वो मुझसे बात नहीं करते थे। सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल टर्न ऑफ हो चुका था, मैं बिल्कुल बात किसी से नहीं करता था। मेरे मुश्किल से अगर बात होती थी, तो मम्मी-पापा से, दिन भर घर में रहता था। तो इन सब चीज़ों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, तनाव बहुत ज़्यादा। बट मेरे पिताजी की एक आदत बहुत अच्छी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और उन्होंने बोला कि भाई तुम मेहनत करते रहो, कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। आप अंत तक जाओ, अंत तक कोशिश करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये उनकी फेवरेट लाइन है, कि आप फल की क्यों इच्छा कर रहे हो? आपके पास है मौका, तो आप कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनकी बात को धीरे-धीरे समझ के एनालाइज़ करके कि यार ठीक है, पापा हैं, उन्होंने बोला है, उनकी एक इच्छा है, मैं कोशिश करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। एंड हम लोग एथिक्स के पेपर में पढ़ते तो ज़रूर हैं कि दशरथ मांझी जी ने 22 साल में एक पहाड़ चीर दिया। बट जब खुद पे बनती है कि नहीं, हमें ज़िंदगी के एक बहुत कीमती पीरियड को एक ही टास्क पे देना है, तो फिर इंसान थर्रा जाता है। वो सोचता है कि शायद मैं इस करने के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ और कर लेता, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है दुनिया में, मैं कहीं और चला जाता। देखो, अपॉर्च्युनिटीज़ सच में बहुत हैं, लेकिन आपको ध्येय या आपका लक्ष्य या आपका गोल, वो हमेशा एक ही रखना है। अगर आप आज नया गोल बना रहे हो, कल दूसरा गोल बना रहे हो, इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लिसिटी रखोगे, तो ज़िंदगी में कभी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। मैंने मछली की आँख और अर्जुन की तरह, कि अर्जुन को दिख रही थी मछली की आँख, मुझे दिख रही थी मेरे को यूपीएससी में आना है, चाहे कैसे भी। इस दौरान मैंने 2 बार बीपीएससी भी दिया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों बार मैंने क्लियर किया, एक बार 64वीं, एक बार 68वीं। जॉब्स भी ली, गवर्नमेंट जॉब्स, दैट टू इन अ हिंदी बेल्ट रीजन, जहां पे गवर्नमेंट जॉब्स को पूजा जाता है। एंड देन दोनों ही जॉब्स मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरा सपना तो कुछ और ही था। लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये आप अपने बच्चे को घर में कैद करके क्यों रख रहे हैं? अच्छा है, जवान लड़का है, मैं इसके सारे दोस्तों की शादी हो रही है, गाड़ियां ले रहे हैं, घर परिवार बस रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? माय फादर वाज लाइक कि आप, हमारा घर का पहले तो पर्सनल मैटर है, एंड देन उसकी अपनी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, तो उसको करने दिया जाए। 5 अटेम्प्ट्स बीत गए। पापा की मोटिवेशन तो बहुत काम की। मेरे को लगा कि यार छठा अटेम्प्ट मेरा अटेम्प्ट है, इस बार तो पक्का हो ही जाएगा। मैं फुल जोश के साथ तैयारी कर रहा था, एंड अल्टीमेटली आप बताओ कि 6th अटेम्प्ट में क्या हुआ होगा? डब्बा गोल, बिल्कुल जीरो। अगेन फेल्ड इन प्रीलिम्स। मैं बिल्कुल निराश, हताश कि यार ये क्या हो रहा है? ये तमगा कि यू आर अ बिग फैट जीरो, ये कब हटेगा मेरी जिंदगी से? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर आपको एक 4 मंजिल की बिल्डिंग चढ़ने को कहा जाए, तो आप पहली मंजिल आराम से चढ़ लोगे,
दूसरी भी चढ़ लोगे, तीसरी भी चढ़ लोगे, लेकिन तीसरे के बाद आप हताश हो जाओगे कि यार और कितनी सीढ़ियां बाकी हैं, ये बिल्डिंग खत्म क्यों नहीं हो रही, मैं कैसे मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। जब 8वें प्रयास में मुझे असफलता मिली तो मुझे लगा यार ये क्या हो गया है, मेरे पास एक अटेम्प्ट बाकी है और मेरे जो पिछले 8 साल हैं ये मुझ पे हंस रहे हैं, क्या होगा, शायद नहीं होगा। इन्हीं सवालों के साथ जब रात में बिस्तर पे जाता था, मेरे वो 8 साल जिसमें हर एक साल मुझे फेलियर मिला, वो मेरे सामने खड़े रहते थे, मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे तू यूपीएससी क्लियर करेगा, तू अफसर बनेगा, तू आएगा लिस्ट में, तेरा नहीं हो सकता है। अब ये बात दिल में चोट कर गई और ये चोट एक जुनून, एक जज्बा क्रिएट करके चली गई। मुझे लगा कि यार मैं तो बिहार से हूं, बिहार के लोग तो पहाड़ भी चीर देते हैं, ये एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होगा। लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या हुआ, अटेम्प्ट तो है, जरूर क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। एंड मैंने पूरी कोशिश, जितनी भी एनर्जी थी मेरे अंदर, सारी मैंने झोंक दी। 2024 मुझे लगा कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। नॉलेज बेस इतना अच्छा हो गया था कि मुझे अब विश्वास हो गया था कि यार प्री तो नहीं रुकेगा। मेंस वाज द ओनली फैक्टर जो मुझे लग रहा था कि शायद मेंस में, क्योंकि मैं चाहता था कि मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस था, बट यू नेवर नो कि आप इंटरव्यू में उस दिन आपका कैसा रहे, आपको लोग पसंद करें ना करें, लेकिन मेंस आपके हाथ में है। तो मैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे काम करने लग गया। पेपर कंप्लीशन, कंटेंट इंप्रूवल एंड देन माइक्रो डायग्राम्स, along with that other factors such as आपके स्टेटमेंट्स, कोट्स, इनसे एड करना, डेटा डालना, इन तरह की चीजों पे मैंने फोकस किया। एंड आई थिंक दीज थिंग्स वर्कड इन माय फेवर, क्योंकि मेंस क्लियर हुआ। मुझे आज भी याद है 9 दिसंबर 2024 को मैं अपने कजिन भाई की शादी में था एंड बारात में हम लोग डांस कर रहे थे एंड रिजल्ट आया था। मैं तो उस दिन इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बिकॉज आई न्यू कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू होने वाला है। मेरे दिल में बस इस बात की खुशी थी कि चलो यूपीएससी ने मुझे बुलाया तो है। फाइनली इंटरव्यू का दिन आता है, 3 अप्रैल। मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग सारे खुशी से यूपीएससी के दरवाजे पे खड़े हैं। माय फादर इज लाइक कि यार यूपीएससी के दरवाजे तक तो तुमने पहुंचा दिया, अब अंदर भी पहुंचा दो। मैंने बोला अभी मैं जा रहा हूं, धीरे से आप लोगों को भी लेके आऊंगा। मुझे पता था कि कॉन्फिडेंस है तो अच्छा परफॉर्म करूंगा एंड बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की अनुकंपा हुई कि मुझे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए। फाइनली 22 अप्रैल, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलवार का वो दिन था, ईश्वर की अनुकंपा हुई, रिजल्ट में नाम आ गया। माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, उनके चेहरे की जो स्माइल थी, आंखों की जो रौनक थी, वो खुशी के आंसू, उनको देखने के लिए मैं तरसते रह रहा था। एंड मुझे लगा कि इस मोमेंट के लिए मेरे सारे 8 से 9 साल का अटेम्प्ट्स और जितने भी मैंने इयर्स वेस्ट किए, सारे वो टोटली वर्थ इट। इसके बाद माँ ने मुझसे बहुत सारी इंसिडेंट्स शेयर किए। एक अगर मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँ, तो एक नेबर की आंटी हमारी, उन्होंने मेरी माँ बाप पे कटाक्ष किया कि जिनके बच्चे यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश करते हैं एंड वो असफल हो जाते हैं, वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। आज की दुनिया में लोगों की इस तरह की मानसिकता है। एंड माँ ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें पहले ये नहीं इसलिए बताया क्योंकि अगर बताती शायद तुम नाराज होते, शायद उपद्रव करते, कुछ भी तरह की चीजें होती, इसीलिए हमने इसको दबा दिया। तब मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं तो किताब कलम की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन समाज से, मुझे फैमिली से प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप ने उठा रखी थी। उनका बस ये उद्देश्य था कि मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट मिले जहां मैं आसानी से पढ़ाई कर सकूं, पढ़ाई के ऊपर फोकस रहूं और कुछ ना करूं। तो यूपीएससी का संघर्ष और यूपीएससी का रिजल्ट किसी एक इंसान का नहीं आता है। जब भी आता है तो पूरे परिवार का आता है, जो हर इंसान उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर चुका रहता है। तो फाइनली दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष और भी ज्यादा बड़े होंगे। जिंदगी में रुकावटें आएंगी। अगर यूपीएससी से इश्क किया है तो इस आग के दरिया में डूब के तो जाना ही होगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि टीवी के उस तरफ, लैपटॉप के उस तरफ से तो हमेशा हमने जोश टॉक्स देखी है, मैंने भी देखी है। ये मेरा सपना था कि एक बार आकर के जरूर आप लोगों से यहां से बात करूं। एंड अगर आप सच्चे हृदय से सपने देखते हैं तो भगवान सपने पूरे करता है। एग्जाम्पल, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। आई होप आप लोग भी मेरे किसी वर्ड से, किसी सेंटेंसेस से थोड़े मोटिवेटेड रहें,
जोश टॉक के प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड उनके माध्यम से मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।